स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, FUNCTION फंक्शन मतलब फलन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फलन पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं x और y ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है ना? तो जब दो चर इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं कि किसी एक चर में अगर हम परिवर्तन करें तो दूसरे चर के मान का भी परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे मान लो x और y दो चर हैं, अगर हम x के मान में परिवर्तन करें तो y का मान भी बदलता जाए तो हम कहते हैं x जो है तो y से संबंध है तथा ये जो x है वो y का एक क्या है? फलन है। और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं y बराबर fx। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है y बराबर x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर x का हम मान रखते जाए कुछ भी तो y का मान बदलता जाएगा। x का 1 रखेंगे तो y बराबर 4, x 2 रखेंगे तो y बराबर 5 है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, x का मान बदलता जाएगा, y का मान बदलता जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? x और y जब इस प्रकार से रिलेटेड हो कि x का मान बदलता जाए, x का मान बदलने पर y का मान भी बदलता जाए तो उसे हम y को कहते हैं कि y जो है तो x का क्या है? एक फलन है और उसे इस तरह से डिनोट करते हैं y बराबर fx। जैसे आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा होगा, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे त्रिज्या हम बदलते जाते हैं उसका क्षेत्रफल बदलता जाता है। अगर हम a को y से डिनोट करें और r को x से डिनोट करें तो जैसे जैसे x बदलता जाएगा वैसे वैसे y का मान भी क्या होता है? बदलता जाता है। ठीक है, इसी को हम सेट की सहायता से समझेंगे अब, क्योंकि सेट पढ़ रहे हैं। यहाँ तक दो सेट दिए हुए हैं a और b। ये दोनों सेट किसी नियम के द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं। किसी नियम के द्वारा, किसी नियम f द्वारा, ठीक है, किसी नियम f द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। वो f क्या है इससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, वो f कुछ भी हो सकता है, वो फल fx बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो सेट a और b, ये दोनों किस तरह के सेट है? दोनों अरिक्त समुच्चय है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर हैं। ठीक है, इन दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या है? जरूर है। और ये दोनों f द्वारा एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए a में कोई भी एलिमेंट्स ले। ठीक है, मान लो a में हमने a लिया, फॉर ऑल ये फॉर ऑल का प्रत्येक a के लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, y में एक एलिमेंट्स b जरूर होगा। ये b में एक एलिमेंट्स b जरूर होगा कि fa बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। मतलब इसके सभी एलिमेंट्स के लिए, a के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए, सेट a के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए सेट b में एक एलिमेंट्स ऐसा जरूर होगा कि fa बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। ठीक है ना? a और b दो अरिक्त समुच्चय है, f a में b में एक संबंध है। यदि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए b बिलोंग्स टू b का अद्वित्व इस प्रकार हो कि f a बराबर b। ठीक है ना? तो यही हमारा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। यदि किसी समुच्चय a के प्रत्येक अवयव को समुच्चय b के किसी अद्वितीय अवयव के साथ इस प्रकार किसी संबंध f द्वारा संबंधित किया जाए तो ये क्या कहलाता है? हमारा फलन कहलाता है। संबंधित किया जाए तो इस नियम या निर्देश को हम क्या बोलते हैं? फलन या मैपिंग बोलते हैं। प्रतिचित्रण, दो सेट a है, ठीक है, यदि सेट a के प्रत्येक एलिमेंट्स को किसी नियम या नियम के द्वारा सेट b के प्रत्येक एलिमेंट्स या द्वितीय एलिमेंट के साथ में मिला दें तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो फलन कहलाता है। ठीक है ना? अब फलन के बाद जो इसमें ज्यादा
जानने योग्य बातें वो ध्यान रखेंगे। डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, कोडोमेन, सप्रांत और रेंज। रेंज मतलब होता है परिसर। ठीक है, ये मान लो हमारा सेट हो गया। ठीक है, F फ्रॉम A टू B। पर जो डेफिनेशन है कि सेट A के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, सेट B में किसी न किसी एलिमेंट के साथ सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज, या सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ हो, संबंध रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ संख्या ले लेते हैं हम, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी है। ठीक है, इधर संख्या हम ले लिए 4, और मान लो ये हमारा जो फलन है इस तरह का है, f बराबर 2x है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 18, 20 और बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, ये हो गया। या मान लो यहाँ पे इसे -2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम जानेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसी एग्जांपल से हम देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये जो 2 है, सेट A का ये जो एलिमेंट्स 2 है, सेट B के किस एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है, यहाँ पे हम फलन देखेंगे। फलन किस प्रकार का है, 2x। x क्या है, ये सेट A की एलिमेंट है। x क्या है, सेट A के एलिमेंट है। तो x बराबर -2 रखेंगे, नहीं -2 रखेंगे तो उधर कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, -2 है तो भी ठीक है ना, 2 से देखते हैं। x बराबर 2 रखते हैं तो y में क्या मिलेगा, 4, ये इससे रिलेटेड है। फिर x बराबर अगर हम 4 रखें तो y में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। x बराबर अगर हम 6 रखें तो y में क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। x बराबर अगर 8 रखें तो y में क्या मिलेगा, 8 दूनी 16। इस x के इस एलिमेंट की इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज 2 की इमेज 4 और 4 की प्री इमेज क्या है, 2। ठीक है, 2 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 2, ये हो गया। ठीक है ना। अब हम चलते हैं डोमेन क्या कहलाता है। किसी सेट का डोमेन या किसी फंक्शन का डोमेन, ये कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का डोमेन वो संख्या है जो इस सेट A में हो। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो इस सेट A में है। फिलहाल इस सवाल के लिए, तो इस सवाल में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। तो हमारा इस सेट के लिए डोमेन क्या होगा, इस सवाल के लिए f बराबर 2x जो ऐसा दिया हुआ है, पर्सनली इसके लिए डोमेन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर कोडोमेन, कोडोमेन क्या कहलाता है, इस B के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट B में है, सेट B के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, fx के कोडोमेन। 4, 8, 12, 16, 18 और 20। डोमेन सेट A का एलिमेंट, कोडोमेन सेट B का एलिमेंट। और ये जो रेंज है परिसर, ये क्या कहलाती है, तो ये जो fx का रेंज है, परिसर है, सेट B के वह एलिमेंट होंगे जो सेट A के एलिमेंट्स की क्या है, इमेज है। सेट B का वह एलिमेंट जो सेट A के एलिमेंट्स की क्या है, इमेज है, वो कहलाता है रेंज। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 16। ये यहाँ पे हमने देखा कि चारों की इमेज बन रही थी, बाकी दो खाली छूट गए। ठीक है, 4, 8, 12 एंड 6। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इधर के दो एलिमेंट्स
दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही बन जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर ये फलन मान लो इस तरह से परिभाषित होता थोड़ी देर के लिए और इसके एलिमेंट हटा दिए, fx बराबर x स्क्वायर, तो अगर इधर -1 1 दो एलिमेंट है, -2 या 2 है और इधर एलिमेंट है 1 और 4, तो x की जगह -1 रखेंगे तो भी इसी से रिलेटेड है, +1 रखेंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 होगा तो भी वो इसी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये -1 रखेंगे तो भी ये 1 से रिलेटेड हो जाएगा, +1 रखेंगे तो भी ये इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब -2 ये भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4, अब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है ना। तो ये भी फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये फलन, डोमेन, कोडोमेन जो है, तो हमको एक चीज ध्यान रखना है, कब कोई भी फलन वास्तव में फलन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। उसके लिए ये ध्यान देंगे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हो, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई दो सेट दिए हैं, किसी नियम F द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 6 7, कुछ भी दिया हुआ है और ये जुड़े हुए हैं इस तरह से, एक ये किसी से जुड़ा हुआ है, 3 6 से जुड़ा हुआ है और 4 नहीं जुड़ा हुआ है, 4 छूट गया, 4 को अगर कोई भी इमेज नहीं है मान लो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं मिले तो फिर वो फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फलन की डेफिनेशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज वहां पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि ये फलन कहलाएगा ही नहीं, कब नहीं कहलाएगा, जब अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स बच जाए जिसकी उधर इमेज ना हो। नेक्स्ट एक और कंडीशन है कि जब कोई इमेज नहीं कहलाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये फिर से दिया हुआ है 5 6 7 कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। इधर के दो एलिमेंट्स की इमेज तो एक ही हो सकती है, अभी हमने बताया था -1 और +1 की इमेज, इधर के दो एलिमेंट्स की इमेज तो उधर हो सकती है एक ही, पर इधर के किसी भी एक एलिमेंट्स की इमेज इस तरह से दो नहीं बन सकती है कि एक ही एलिमेंट की इमेज क्या हो जाए, दो, किसी एक ही एलिमेंट्स की दो इमेज बने, ऐसी स्थिति में भी ये फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, ये फलन नहीं कहलाएगा। तो कब कब फलन नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा यदि यहाँ पे, यदि ये जो सेट ए है, सेट ए का कोई एलिमेंट बच जाए ऐसा जिसकी उधर पे इमेज ना हो सेट बी में, तो फलन नहीं कहलाएगा। या सेट ए के किसी एक एलिमेंट की सेट बी में कितनी इमेज बने, दो इमेज बने, तो भी ये क्या नहीं कहलाएगा, फलन नहीं कहलाएगा। डोमेन क्या कहलाता है, सेट ए कोई भी फलन x के कौन, अब ये तो जनरली इस सवाल के लिए हो गया था, अब हम वास्तव में बताते हैं डोमेन क्या कहलाता है। कोई भी फलन परिभाषित है, कोई भी फलन दे दिया गया है, उस फलन का डोमेन क्या कहलाता है, उस फलन का डोमेन कहलाता है कि वह फलन में हम x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, और मान लेने के लिए क्या लिखना चाहिए, हमारे पास रियल नंबर, सारे रियल नंबर है, सारी वास्तविक संख्याएं हमारे पास है, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो उस दिए गए फलन को संतुष्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर उस फलन को संतुष्ट कर रही, सारे रियल नंबर कर रहे हैं, तो सारे रियल नंबर उसके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, उसके डोमेन में हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एकाध संख्याएं नहीं करती, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा fx बराबर हो गया 1/x + 2, ये हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बताओ इसके प्रांत क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो हम x बराबर ऐसे मान रखते जाएंगे जिसके लिए इसका मान अपरिभाषित ना हो, कि ऐसा हो जाए, ऐसा इनफाइनाइट हो जाए। एक मान ऐसा है कि जो हम x की जगह पे रखेंगे तो उसका मान इस तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा। वो मान क्या है, अगर हम x की जगह पे -2 रखते हैं, 1/-2 + 2, ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 0, और 0 का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनंत नहीं होता,
इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड, वो परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं कि x बराबर -2 भी रखते हैं। तो सारे रियल नंबर नहीं पुट कर सकते हैं। कौन सी संख्या नहीं रख सकते हैं? -2 नहीं रख सकते हैं, -2 नहीं रख सकते हैं। बाकी के सारे रियल नंबर लिख सकते हैं, बाकी की सारी वास्तविक संख्याएं जो भी जानते हो सब लिख सकते हो। तो अगर हमको इसमें fx का डोमेन बताना हुआ तो क्या हो जाएगा? fx का डोमेन वो सारे रियल नंबर, सिर्फ इसमें हम किसको घटा दें? -2। तो ये हो जाएगा हमारा fx का डोमेन। ठीक है, तो अब हमारा अगला सवाल डोमेन समझ में आया कि किसी फंक्शन का डोमेन, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उसका डोमेन वो हो जाएगा, जिसके लिए नहीं डिफाइंड है उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन यही रहेगा, किसी फंक्शन के डोमेन निकालने हैं, बताने हैं कि किन किन मानों के लिए परिभाषित है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज में दिया हुआ है 1b.4। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है fx, प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित फलों के प्रांत ज्ञात कीजिए। वही डोमेन निकालना है, बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है fx बराबर 1/x -3। ठीक है, ये fx इस तरह से दिया हुआ है 1/x -3। तो डोमेन निकालने का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, x का कौन कौन सा मान हम यहाँ पे रख सकते हैं जिसके लिए यह परिभाषित होगा। ठीक है, तो fx x के उन मानों को ग्रहण करेंगे या उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए हर मतलब नीचे वाला क्या हो? शून्य ना हो। ऐसी संख्याओं के लिए परिभाषित है कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू रख दें, हर क्या हो? 0 ना हो। अर्थात हर में क्या है? x -3 डज नॉट इक्वल टू 0। x -3 किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर। -3 उधर लेके जाएंगे तो implies that x does not equal to 3। x का मान किसके बराबर नहीं हो सकता है? 3 के बराबर नहीं हो सकता। अतः fx के डोमेन में या प्रांत में कुछ भी लिख सकते हैं, डोमेन में 3 नहीं होगा, 3 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि 3 के अलावा सबको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। अतः डोमेन ऑफ fx बराबर, fx का डोमेन सारी वास्तविक संख्याएं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, r को डिनोट करते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं? 3 को निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें से हम 3 को क्या किया? निकाल दिए। ठीक है ना, 3 के अलावा बाकी सारी संख्याओं के लिए परिभाषित है। जैसे इसमें सेकंड लिखा हुआ है fx इक्वल टू x² - 1 और ऊपर है 2x + 1। ठीक है, देखो ऊपर वाले से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर ये बटे पे नहीं लिखा है कोई fx, बटे पे ना हो, सिर्फ ऐसा लिखा हो कुछ भी ऐसा साधारण सा, ये सारे रियल नंबर के लिए परिभाषित है। 0 है, -1 है, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे रियल नंबर के लिए परिभाषित है। हमको मेन हर कोई ध्यान देना है। ठीक है ना, यहाँ पे हर क्या लिखा हुआ है? x² - 1। fx उन मानों को ग्रहण करेगा जिनके लिए हर शून्य ना हो, अर्थात ये जो x² हो वो डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, x² - 1 डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। तो x²
डज नॉट इक्वल टू 1 हो या x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x का मान ना तो 1 हो और ना x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1। अतः fx के डोमेन में प्लस माइनस 1 के अलावा अन्य सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो इसके डोमेन से हम -1 और +1 को निकाल दें। ये इस तरह से सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, -1 और +1 बस नहीं होंगी, बाकी सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। लिखना सब कुछ उसी तरह से है, ठीक है, लिखना सब कुछ सारे सवालों में एक ही तरह से है। ऐसे थर्ड में x + 5 लिखा हुआ है, तो 5 को छोड़ करके हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 4 नंबर है हमारा। अब देखिए 4 नंबर पे लिखा हुआ है x² + 1 लिखा हुआ है, ठीक है। x के उन सारे मानों को ग्रहण करेंगे जिसके लिए हर क्या हो, शून्य ना हो। x² + 1 क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है। x² डज नॉट इक्वल टू, अभी देखो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो -1। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग, कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग करने पर क्या है, -1 आए। और हम तो ये रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। x का मान हम क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे, वास्तविक सारे रियल नंबर लेंगे, और हमारे पास कोई भी ऐसी रियल नंबर नहीं है जिसका मान, जिसका अगर हम वर्ग करें तो हमको माइनस में मिले। तो इसके fx के डोमेन में क्या हो जाएगा, जो fx का डोमेन हो जाएगा वो सारी रियल नंबर हो जाएंगे। अतः fx का डोमेन बराबर r, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस लेंगे तो भी उसका वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस लेंगे तो भी प्लस, तो कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब सारी संख्याओं के लिए परिभाषित है, ठीक है। और देख लेते हैं कर 5वां, fx बराबर x³ + 2x² + 6x + 1 अपॉन x² - 7x + 12, ये दिया हुआ है। ऊपर अंश में क्या दिया हुआ है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है हमको कि अंश में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। हमको मेन हर से मतलब रखना है, क्योंकि हर अगर 0 हो जाएगा तो सब खराब हो जाएगा, हल अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमको हर को 0 नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखना है। fx या फलन fx या फलन x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए हर शून्य ना हो, ठीक है ना, हर शून्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे x का ऐसा कौन कौन से मान है कि हम रख दे तो हर शून्य ना हो। अतः x² - 7x + 12 = 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो, एक ही बात है। 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, ये हमने 0 के बराबर नहीं कर दिया। इसका गुणनखंड करके हम यहाँ से x की मान निकालेंगे, तो x² - 7x को हम लिख सकते हैं -4x - 3x। अब गुणनखंड आप लोगों से आता है, 10 में आप लोगों ने पढ़ा, 9 में पढ़ा, तो आना चाहिए, ठीक है ना। गुणनखंड करके नहीं बताया जाएगा। +12 डज नॉट इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे, इन दोनों से x कॉमन, x - 4, इन दोनों से -3 कॉमन, x - 4, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x - 4 एंड x - 3 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू, x का मान 3 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। तो x का मान 3 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। x बराबर 3 रख देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, और x बराबर 4 रख देंगे
तो भी 0 हो जाएगा। अतः x का मान 3 व 4 के अलावा, x का मान 3 नहीं रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, 4 नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः x ये जो फलन fx है, फलन अतः फलन fx 3 व 4 को छोड़कर, 3 और 4 नहीं होना चाहिए x का मान, 3 व 4 को छोड़कर fx 3 व 4 को छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए परिभाषित होगा। तीन और 4 को छोड़ देंगे, बाकी के सारे मान जो भी होंगे उन सभी के लिए परिभाषित होगा। अतः जो डोमेन हो गया ऑफ fx वो क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे उसमें से 3 और 4 को हटा देना है, ठीक है ना। सारे रियल नंबर होंगे उसमें से 3 और 4 को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा डोमेन, ठीक है ना। अब इसमें और भी सवाल दिए हुए हैं, कुछ आप लोग अपने से लगाइए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट डे लगाएंगे। थैंक यू।